ब्राह्मण कल्याण मंच के सभी मित्रजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे लायक समझा कि मैं अपने दो शब्द रख सकूँ। तो मेरे जो जीवन का अनुभव है मैं वो भी शेयर करने आया हूँ और आप लोगों से सीखने में आया हूँ। तो बेसिकली एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा होता है वो हमने अपने जीवन में देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग, पूरा देश अगर उस चीज़ का पालन करे तो हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे डॉक्टरों के पास काम नहीं रहेगा और देश तभी फिट इंडिया का सपना साकार होगा मोदी जी का, और देश तभी आगे विश्व गुरु के पद पे बढ़ेगा, सुपर पावर बनेगा। बड़ी सारा पैसा, देश का बड़ा सारा पैसा दवाइयों में, बीमारियों में खर्च होता है, वो खर्च ना हो तो उसके लिए जीवन शैली क्या हो। तो वो मेरा आज का विषय है भी हम निरोगी कैसे रहें। सबसे बड़ी बात है कि हम धर्म के अनुसार, अपने भारत की संस्कृति के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो बीमारी हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमारे घर में कोई दवाई नहीं आई। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी भी चीज़ के हम लोग मोहताज नहीं हैं। पापा 92 साल के हो गए, शर्मा जी जानते हैं, तो 92 साल की उम्र में 100% फिट है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते। तो इसी तरह से जैसे हमारा पूरा परिवार हमेशा फिट रहता है। तो नायब सिंह सैनी जी आए थे हमारे घर, 1 घंटा रह के गए। इलेक्शन के बाद आए हमारे घर वो, बाकी लोगों के पास जाते हैं कैनवैसिंग के लिए भी, इलेक्शन से पहले जाते हैं। वो इलेक्शन के बाद जब वो स्ट्रेस का लेवल उनका बड़ा हाई हो गया था तब वो आए। कई लोगों ने बताया कि भाई जीवन शैली कैसी हो तो जिससे कि दवाई खानी ना पड़े, बीमार ना हो, तो भाई आप डॉक्टर साहब के पास एक बार जाओ। तो बड़ा खुश हुए। एक एक चीज़ उन्होंने देखी। हमारे पीतल के बर्तन देखे, कई दशकों से हम लोग पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं। जब से मेरी शादी को 30 साल हो गए, तो 30 साल से हम लोगों ने, लगभग 20 साल से आटा चक्की लाई हुई है घर में। तो आटा चक्की से पीस के हम लोग आटा खाते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। तो वो देखी उन्होंने, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा आया है कि अगर हम डेली का डेली, आवाज़ क्लियर है ना, अगर डेली आटा पीसेंगे तो उसमें ओज रहता है, ओज। अगर आटा 1 हफ्ते से पुराना होगा, 1 महीने का होगा, 20 दिन का होगा, तो उसका ओज क्षय होने लगता है, इसकी एक्सपायरी। वैसे तो 24 घंटे के बाद ही, गेहूँ तो 1 साल, 2 साल, 3 साल की जो भी तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो आटा बन गया तो वो फिर तो 1 महीने के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद तो लगभग खाने के लायक रहता नहीं है। तो फिर उससे होता है कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत, मोटापे की शुरुआत, जड़ता आती है हमारे शरीर में, जड़ता, चेतनता का लेवल हमारा कम होने लगता है। तो आटा चक्की देखी। बाकी पिछले 20-25 साल से मैं मच्छरदानी में सोता हूँ बाहर, जितनी मर्जी गर्मी हो, मैंने कभी पंखा नहीं चलाया। 20 साल हो गए मैं मच्छरदानी में सोता हूँ। मच्छरदानी देखी उन्होंने बड़ा कुछ हो देखे। बाकी तो हमने, जैसे मेरी शादी होगी तो घर पे हमने एक किचन में लगा लिया था। ये आप लोगों के ब्राह्मण की सभा है, तो उसमें है, तिथियों का है कि पहली तिथि को पेठा खाने नहीं है, एक चतुर्थी को मूली खानी नहीं है, नवमी तिथि को ये नहीं खाना। तो सारा तिथि के हिसाब से और दिन के हिसाब से भी ज्योतिषी का नियम है कि भाई इस तिथि को ये खाएंगे तो फायदा होगा। जैसे मानव जाति के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं, ऐसी जो पेड़ पौधे हैं, तिल का भी ग्रह नक्षत्र राशि है, आंवले की भी ग्रह नक्षत्र राशि है, चावल की भी ग्रह नक्षत्र राशि है। तो ये इस समय में खाएंगे तो हमें फायदा पहुँचाएगा। भाई एकादशी है तो एकादशी को चावल खाएंगे तो नुकसान हो गई होगा। मेरा तो इस चीज़ में दृढ़ विश्वास है। जो लोग नहीं मानते तो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी कब्ज नहीं ठीक होती। देखो मैं तो 2 रोटी खाती हूँ डॉक्टर साहब, मेरा वजन नहीं कम होता, मेरा वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन कुछ प्रज्ञा अपराध होते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि जाने अनजाने में लोग कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान तो होगा। तो ज्योतिषी जो है वो, वैसे तो कहते हैं लोग साइंस 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 साइंस, लेकिन ज्योतिषी जो विधा है वो सारी विधाओं की मुकुट है, मणि है, मणि, सारी विधाओं में मणि, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो ज्योतिषी का पहले, जैसे शादी हुई मेरी, मैंने घर में लगा लिया था। जब से हमारी किचन शुरू हुई खाना, पहले तो मैं हॉस्टल में रहा, जैसे जो खा लिया मिल गया, खा लिया MBBS में, MD में। लेकिन जैसे शादी हो गई तो फिर वो उसके हिसाब से, तो वो भी मैंने उनको दिखाया भाई इस स्थिति में। अब मालिश है, मालिश बड़ी अच्छी बताई है। मैंने तो MBBS में कहीं भी नहीं पढ़ा कि मालिश की चीज़ होती है, मालिश का फायदा है कुछ भी। लेकिन शास्त्र में ऐसा है कि अगर मालिश करेंगे तो उसे वात, पित्त, कफ का संतुलन बनेगा ही बनेगा। जो दोषों का असंतुलन होगा तभी बीमारियां होती हैं, और दोष का समता रहेगी तो बीमारियां हो नहीं सकती। तो मालिश से वात, पित्त, कफ का, वात शांत होता है, वात, पित्त, कफ का संतुलन बनता है, बड़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मांसपेशियां तो हमारी सुदृढ़ हो जाएंगी और एक्स्ट्रा चर्बी सारी छट जाएगी, काम की चीज़ रहेगी हमारे शरीर में। तो मैंने मालिश जिस चटाई पे करते हैं, जो तेल जो गर्म करते हैं, एक चीज़ वो भी दिखाई। पंचकर्मा का एक बड़ा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा है मालिश। पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में, तो जैसे गाड़ी के लोग सर्विस कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, तो पंचकर्म भी वैसे तो 1 साल में एक बार हर किसी को करवाना चाहिए। तो लोग बॉम्बे जाते हैं घूमने, गोवा जाते हैं घूमने, इसके बदले में पंचकर्मा के अच्छे सेंटर पे जाएं। तो पंचकर्मा से शरीर की शुद्धि होती है, हमारी धातुओं की भी पुष्टि होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं का संतुलन होता है, दोषों का, वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है। तो एक चीज़ दिखाई, बड़े खुश हुए। स्वामी रामदेव भी आए थे पिछले साल,
तो वो भी आके देखा, उन्होंने भी प्रैक्टिकली जो बोलते हैं तो हम वो करते हैं प्रैक्टिकली, तो अच्छा रहता है। तो स्वामी कल्याण देव जी आए थे हमारे घर में, जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे, जो स्वामी विवेकानंद के साथ रहते थे स्वामी कल्याण देव जी, वो 25 साल पहले हमारे घर आए 125 वर्ष की उम्र में। तो उन्होंने भी देखा कि बेटा आप तो भारत की संस्कृति का प्रचार कर रहे हो, आते हो MBBS MD डॉक्टर हो, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो अच्छा लगता है, महापुरुष लोग आए, उनका आशीर्वाद मिले तो अच्छा लगता है। तो यहाँ भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी बात है। तो इसी तरह से गर्भाधान संस्कार का हमने बड़ा अच्छा पालन किया। तो पहले हमें लड़का चाहिए था, तो हमने उसी हिसाब से भाई 14वें दिन पे वो गर्भाधान संस्कार करके लड़का हुआ। फिर हमें लड़की चाहिए थी 10 साल के बाद, तो सौम्या मेरी गुड़िया है, तो गर्भाधान संस्कार उसमें भी हमने पालन किया। तो सारा 9 महीने वाइफ ने, पूरे 9 महीने 5 बार रामायण पढ़ी उन्होंने पूरी वाइफ ने, और 2 बार भगवद गीता पढ़ी। तो उसको 9 साल की उम्र में पूरी भगवद गीता कंठस्थ होगी मेरी भैया को, सौम्या को। तो बड़ा अच्छा लगता है किसी को भी अगर ऐसे इतना दुनिया का सबसे अच्छा ग्रंथ एक बार याद हो जाए कंठस्थ, तो उसको धार भी ले तो अच्छा लगता है, उससे फिर आगे जीवन यापन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा मकसद है कि लाइफस्टाइल ऐसी कैसी हो कि बीमार ना हो, डॉक्टर के पास कभी जाना ना पड़े। तो उसमें 5 बिंदु आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो शादी होते ही अगर इसका पालन करें तो बीमार होंगे ही नहीं, और अगर बीमार हो गए तो बीमारी रिवर्स हो जाएगी बिना किसी दवाई के, बिना किसी दवाई के। बस अपनी जगह हमें अडिग रहना पड़ता है, अपनी जगह फिक्स रहना पड़ता है कि हम क्या करें क्या ना करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। भाई हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खाना, जो भी शास्त्रों में आया है। फिर हमें रोग सताते नहीं, जितनी भी बीमारियां होती हैं वो मल के संचय से होती है। आज इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसका डॉक्टर ने बताया कि इसका तो यूरिक एसिड बढ़ गया, इसे गोडों में दर्द हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, इसका तो शुगर बढ़ गया, 300-400 हो गया शुगर। क्यों हो गया? क्योंकि जो खाना पच नहीं पाया वही टॉक्सिन्स बनते हैं, वही टॉक्सिन बनते हैं, वही अगर किडनी में यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया, यूरिया इकट्ठा हो गया, तो किडनी काम नहीं करेगा। ये डायलिसिस कराओ, डायलिसिस का पैकेज है, इसका अपोलो का पैकेज है, मेदांता का पैकेज। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने हैं तो सारा भोजन 100% बर्न हो जाए शरीर के अंदर, पूरा भोजन पच जाए। तो उसके लिए शाम को जब तक सूरज की ये रोशनी आ रही है, जो सूरज की रोशनी के रहते रहते खाना खाएंगे फिर तो भोजन पच जाएगा। जब सूरज दूर चला गया तो हमारी अग्नि शांत हो जाती है, फिर नहीं भोजन पचता। सूरज छिपने के बाद का वो तो बहाना कोई किसी का कुछ भी हो, कोई भी कंप्रोमाइज हो किसी का, समझो आयुर्वेद में तो आया है प्रज्ञा प्रादो ही सर्वव्याधि मूलम। हमें पता है कि चाय नुकसान देगी, फिर भी लोग चाय पीते हैं। लोगों को पता है कि फ्रिज का पानी नुकसान देगा, फिर भी लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। तो ये प्रज्ञा अपराध है भाई, पता भी है ये गलत चीज़ है, लेकिन लोग गलती करते हैं तो बीमार होते हैं। अगर उसका ध्यान रखें हम, चौकन्ना रहें उसके लिए, फिर नहीं बीमारी हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले पॉइंट है, क्योंकि आयुर्वेद में है विविधा रोगा जायंती प्रायः मल संचया। मल का जो संचय होगा, यूरिक एसिड का, यूरिया का, कोलेस्ट्रॉल का, वही फिर आगे जाने वाले 10-20-30 साल में रोग का कारण बनेगा। तो सूरज छिपने से पहले खाएंगे तो अच्छा रहेगा, सूरज छिपने के बाद खाएंगे इसका मतलब हमने कई बार खाना खाया है। तो शास्त्रों में ऐसा आया है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रयभुक्तम सदा रुग्णम, चतुर्भुक्तम तुमार्पणम। तो एक बार से खाना खा के काम चले तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो 2 बार खाना खाएं तो बस बल मिल सकता है। वो भी बल तब मिलेगा जब हमने मेहनत करी होगी। मेहनत करने वाले 2 बार खाना खाएं, चाहे वो खिलाड़ी हैं या किसान हैं, खुद जो खेती करते हैं वो किसान, खाली ठेके पे देने से तो काम नहीं चलता। खुद मेहनत करेंगे तो हम अच्छा खाना 2 बार खा सकते हैं पेट भर के, और 3 बार खाना खाया हुआ पछता नहीं। बस सुबह पेट भर के खाना खा लिया 10-11 बजे, जो टाइम है 9 से 11 का टाइम है वैसे सुबह का। फिर दोपहर में फल खा लिए, सलाद खा लिया, शाम को 5-6 बजे खाना खा लिया। शादी होते ही ये अगर अपना लेंगे तो बीमारी हो नहीं सकती, फिर नहीं बीमारी होगी। तो एक गहरा शरीर रहेगा। मेरी शादी को 30 साल हो गए, तो 30 साल से हम लोग 2 टाइम खाना खाते थे और 4:15 बजे उठते थे डेली, और अपना फिर योग करके जैसे दिन भर फिर एक बार ओपडी में बैठ गए तो शर्मा जी फिर पता है आपको, ओपडी में तो बिजी पूरा दिन बिजी रहता है शेड्यूल। तो बच्चे एक ही आए जी, बस एक और देख लो, ये कहता से सब हैं, जुमला से हैं, नीलोखड़ी से हैं, तो ओपडी चलती रहती है दिन भर। तो अब जब हम लोग कुंभ का स्नान करके आए फरवरी के महीने में, तो तब से हमने एक टाइम खाना खाना शुरू कर दिया। 6-7 महीने हो गए, तो अब और भी अच्छा लगता है। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, मनु ने, शत्रुपा ने, इन्होंने पहले अन्न खाना छोड़ा, फिर इन्होंने फल खाने छोड़े, फिर इन लोगों ने पत्ते खाने छोड़े, फिर इन्होंने पानी पीना छोड़ा। तो इनका जो ओज था, इनकी जो शक्ति थी, और जो था हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप वो बॉडी बिल्डर था। वो पिक्चर एक आई है ना, अभी नरसिम्हा मूवी आई है ना, तो उसमें दिखाया है कि हिरण्यकश्यप ने कितनी बॉडी बना रखी थी, तगड़ी बॉडी बना रखी थी वो, लेकिन उससे किसी काम नहीं आई। और प्रहलाद, आज सारी दुनिया याद करती है, उन्होंने अपना जो सात्विक भोजन लिया,
जो भी सीमित मात्रा में भोजन लिया, जो तपस्या करी, तो वो भगवान ने गोदी में लेके उनको कहा कि मैं आपका दास हूँ, ऐसा कहा भगवान ने, उसमें सीधा उसमें ऐसा दिखाया। तो अब हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। 11 साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं, सुबह 9 बजे के आसपास थोड़े फल ले लेते हैं, फिर दोपहर में फिर फल ले लेते हैं 2 बजे, 5 साढ़े 5 बजे फिर हम सब्जियां उबाल के ले लेते हैं, ना उसमें नमक होता, ना मीठा, ना कोई मिर्च मसाला, सब्जी थोड़े से समा के चावल डाल देते हैं, तो जिससे कि नमक मीठा और अन्न दिन में एक बार ही खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब लगता है कि भाई इससे और ज़्यादा में फायदा हो रहा है। अब हम उठते हैं 2:30 बजे, पहले उठते थे 4:15 बजे, अब उठते हैं 2:35 से अलार्म है हमारा, फिर 3-4 घंटे योग का टाइम मिल जाता है, फिर इनके साथ जाते हैं दिव्य योग मंदिर में, पहले घर पे प्राणायाम कर लेते हैं, दिव्य योग मंदिर में पैदल जाते हैं, वहाँ पे योग करके 13:30 से और फिर अपना आ जाते हैं, फिर 2 तो इससे बड़ा अच्छा लगता है, समय की भी बरकत होती है, किचन का टाइम बच जाता है, नहीं तो बड़ा सारा टाइम किचन में टॉयलेट में वेस्ट होता है, ऊर्जा का क्षय होता है उससे। तो हमारे सप्त चक्र जो है मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, ये चक्रों में ऊर्जा तब रहेगी जब उनके ऊपर बल की परत नहीं चढ़ेगी। जितना हम खाते रहते हैं और खाना पच नहीं पाया, वही बनता है यूरिक एसिड, वही बनता है यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, जितने भी जो एसिड बनते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना खाना सूरज के छिपने से पहले खा लेंगे वो खाना तो वो होगा हजम, क्योंकि जो 7 चक्र है हमारे, सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, फिर है स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर जो चक्र है ये जागृत कब होगा, इसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस मतलब सूरज की जो गर्मी के रहते रहते तो यही हमारे भोजन की पाचन के लिए जिम्मेदार है। इससे हमारी अग्नियाँ 13 अग्नियाँ होती है इसमें, 13 की 13 अग्नियाँ जागृत रहती हैं, तो इसके समय ही खाना खाएं, उसके बाद खाना ना खाएं, फिर नहीं बीमारी होगी, फिर निरोग होगी। तो निरोगी रहने मेरे पापा के गुरु थे गुरुकुल में, कन्या गुरुकुल है हमारा, उसमें जींद जिले के खरल गाँव में हमारे, तो उसमें थे रुद्रमणि जी, वो एक ही टाइम खाना खाते थे, एक ही टाइम शिशु पोटी करते थे। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद ही शरीर छोड़ दिया आराम से कि भाई बहुत हो गया, तो काफ़ी उन्होंने वो की, तो उन्होंने बड़ा संयम था उनके अंदर। तो वही संयम शुरू से पापा ने हम लोगों को सिखाया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। जो एक बार स्वाद चख लेता है तो उसी से एम्बेसडर बन जाता है। तो दूसरा है कि जितना हो सके खाने के बाद, शाम को खाने के बाद चल फिर के जरूर आए, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी वॉक हो जाए आराम से। अंग्रेज लोग तो कहते हैं, विदेशों में तो कल्चर है कि भाई ब्रिस्क वॉक करो, ब्रिस्क वॉक, तो उन्होंने ज़्यादा चटपटा तला भुना मिर्च मसाले का खाना खाया होता है तो ब्रिस्क वॉक कहते हैं। तो इसमें है कि हमारे शास्त्र में है कि आराम से वॉक करें, शाम को खाने के बाद वॉक करके आए, 3-4 किलोमीटर की वॉक हो जाए तो खाना पच जाएगा आसानी से, नहीं तो खाना पचता नहीं। खाना खा के सो ना जाए, खाना खा के मतलब बैठे ना रहें, शाम के खाने के बाद में वॉक जरूर करनी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो मांसपेशियाँ हैं, ये वाली मांसपेशियाँ, जैसे हम चलेंगे ये मांसपेशियाँ, जैसे सास बहू की पिंडली, बहू सास की पिंडली दबाती थी, तो ये मांसपेशियाँ जब चलते हैं तो इससे हमारे इसे कहते हैं पेरिफेरल हार्ट, परिधीय हृदय, ये हृदय का काम करते हैं, हमारे हृदय की सहायता करती हैं। तो जब चलते हैं तो हृदय को शक्ति मिलती है और भोजन को पचाने के एंजाइम और हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं, भोजन पच जाता है इससे। तो चलना जरूरी है, जिससे कि जो हमने सात्विक अन्न लिया तो वो उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन मिले। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा कमजोर सा है, देखो इसको कैल्शियम लिख दो, देखो इसको B12 लिख दो। खाने में तो सारी कैल्शियम भी है, विटामिन B12 भी है, फिर अलग से क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। प्रोसेसिंग हो खाने की तो उसके लिए उसी उचित मेहनत भी करनी चाहिए, खाने के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, फिर प्रोसेसिंग होएगी, फिर सारी चीज़ें मिलेंगी, अलग से कोई नकली सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। आजकल पैदा होते ही बच्चों को विटामिन डी लिख देते हैं लोग, डॉक्टर भी, जितने भी अपोलो में, वेदांता में, गंगरा में, जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पैदा हुआ बच्चा भी ये विटामिन डी दे दो। उनको बताओ कि भाई धूप मिलनी चाहिए, माँ धूप में लेके नहीं जाती कि काला हो जाएगा इसे धूप में नहीं लेके जाऊँगी तो उनको सही दिशा निर्देश दें तो नकली विटामिन डी की, नकली सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भोजन में सब कुछ है, अगर हम भोजन के नियमों का पालन करें तो शाम के खाने के बाद में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति, मतलब जितना शुद्ध आहार हो फिर उसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी हो, फिर हमें उस भोजन का लाभ मिलेगा, ये है। फिर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम निरोगी रहें, बीमार कभी भी ना हो, कि रात को जल्दी सो जाए। आजकल जो यंग जनरेशन है, जो 20-25-30 साल के बच्चे हैं, उनका तो ट्रेंड बन गया कि रात को लेट सोना है। किसी का तो यूएसए से वो चल रही है, मतलब क्या कहते हैं, कॉल सर्विस चलते हैं, यूएसए के लोग जाग रहे हैं, यहाँ के सारे सो रहे हैं, फिर भी वो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, तो पैकेज, ऑनलाइन पैकेज चलते रहते हैं। उससे फिर इनफर्टिलिटी की शुरुआत होती है, धातुओं का क्षय होता है देर रात तक जगने से। हार्मोन्स, हमारे जो कीमती हार्मोन्स है, जो हमारी बॉडी की रक्षा के लिए बने हैं, सुरक्षा का चक्र बनाते हैं, डिफेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हार्मोन्स की कमी पड़ जाती है। जितना लेट जगेंगे हम देर तक तो उतना ही हार्मोन्स कम रहेंगे हमारे अंदर, फायदेमंद हार्मोन्स, और जितना लेट सो के उठेंगे उतना ही फिर नालायक हार्मोन पैदा होंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन से ज़्यादा ना बने, अच्छे हार्मोन बने, इसीलिए रात को जल्दी सोना बड़ा अच्छा जरूरी है। शास्त्रों में तो ऐसा आया है कि 9 से 12 की नींद अगर हमने ले ली, 9 से 12 की नींद, वो अमृत का काम करती है।
सारे हार्मोन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में जो अच्छे हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। तो जल्दी सोएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो तभी हो पाएगा जब खाना पहले खाया हो। अगर खाना ही मान लो 8 बजे खाया तो खाने के पचने में, उसको प्रोसेसिंग में 3 घंटे तो लगेंगे। तो इसलिए अगर खाना जल्दी खाएंगे तब हम जल्दी सो सकते हैं। और जितना प्राकृतिक वातावरण में सोएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम तो 12 महीने मच्छरदानी लगा के सोते हैं, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, उससे बड़ा इंश्योर हो जाता है, जिससे कि हम क्रॉस वेंटिलेशन कर सकते हैं। लोग मच्छर ना आए इसके चक्कर में दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़की बंद कर लेते हैं, एसी चला के सोते हैं। खिड़की दरवाजे बंद करके एसी चला लिया हमने तो डेड एयर हो जाती है, घर की डेड एयर ऐसी जाती है। थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन तो होना चाहिए, जिससे कि लाइव ऑक्सीजन आती रहे घर के अंदर, आए भी और जाए भी। कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऑक्सीजन ले ली सारी खा के रात भर में कमरे की, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वही सूंघ रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं, तो उससे गर्म हवा, जैसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारे रूम की वार्मिंग हो जाती है और वो बड़े ही नुकसानदायक है। उससे हमारा सुबह उठा नहीं जाता। तो लोग सुबह उठ नहीं पाते, कहते पता नहीं क्यों हमसे उठा नहीं जाता। मैंने कई लोगों को कहा भी दिव्य मंदिर आ जाओ, मैं जाता हूँ सुबह, तो 5 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। नींद इसलिए नहीं खुलती क्योंकि बंद हवा में बंद कमरे में सोते हैं। जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, नकली कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, नकली हवा, नकली भोजन, ब्रेड, बिस्कुट, रस, ये सब बीमारी का कारण है। जितना चेतन चीज़ों के चेतन उस परिवेश में रहेंगे हम, वही चेतनता हमारी जमीर को जिंदा रखेगी, हमारी चेतना को जागृत रखेगी। जागृत चेतना तो बीमारी हो नहीं सकती। गुरु नानक देव पूरा 53,000 किलोमीटर की यात्रा करी, उसमें लिखा हुआ है, जो निर्मल कुटिया है, निर्मल कुटिया में सारा लिखा है कि गुरु नानक देव कहाँ से लेके कहाँ तक गए। तो वो प्रकृति के साथ रहे, प्रकृति के साथ उन्होंने समय गुजारा। तो जिन्होंने उनको देखा वो निहाल हो गए, क्योंकि उनका चेतना का स्तर ऊंचा था। इसी तरह से भगवान बुद्ध थे, उनका चेतना का स्तर अच्छा रहा। 49 डेज तक भगवान बुद्ध ने केवल बेर खा के काम चलाया, केवल बेर खा के, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम थी। उन्होंने बॉडी के अपने थर्मोस्टेट को ऐसे सेट कर लिया कि जितने गलत विचार आएंगे, जितना उद्विग्न होगा शरीर, उतना जितना ज़्यादा गुस्से में ज़्यादा वो करेंगे तो फिर खपत बढ़ जाती है। उसको पता नहीं लगता ये मेरा खाना मेरे को खा रहा है, मैं खाने को खा रहा हूँ, क्या हो रहा है। खाना खाते रहेंगे, ध्यान खाने में है नहीं है, तो सारा खाना फिर वो टॉक्सिन्स बनते हैं उससे। फिर कहते हैं डिटॉक्स करवाएंगे, बॉडी डिटॉक्स करवाएंगे। तो टॉक्सिन तब बनते हैं जब हमारा खाने में ध्यान ना हो, गलत खाना हो, विचार हमारे शुद्ध हों। तो इसलिए खाने पीने को बड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी। रात की जो नींद है 9 से 12 की बड़ी कीमती नींद है। 9 बजे सो जाएं तो बड़ा अच्छा है। टारगेट रहना चाहिए कि 9 बजे सो जाएं, जल्दी खाना खा के जल्दी सोएं, जिससे कि जल्दी उठने का मौका मिल जाए। तो हम लोग भी 9 बजे का टारगेट रखते हैं, तो 9:30-10 बज जाते हैं। कभी कभी हम 9 बजे सोने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर लेकिन उठते 2:30 बजे हैं, उससे बड़ा अच्छा रहता है। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में, जिससे जितना ये चौथा पॉइंट है कि सुबह जल्दी उठ जाएं। अगर किसी को निरोगी रहना है तो सुबह जितना जल्दी उठ जाएं। तो योगी लोग तो 3 बजे उठते हैं, 3 बजे का टाइम है योगियों का। योगी कभी बीमार हो ही नहीं सकता अगर योग करेंगे, बशर्ते कि योग करने का तरीका ठीक हो, फिर उनके विचार भी शुद्ध हों। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा आया है कि भारत के एक महान योगी, जिन्होंने विदेशों में जाके भारत के योग का डंका बजाया, लेकिन उनका खान पान शुद्ध नहीं था। उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, उन्होंने मछलियाँ खाई, वो समय से पहले बीमार हो गए और आज वो हमको छोड़ के चले गए। अगर उनका खान पान शुद्ध होता तो आज वो भी हमारे बीच में होते और आज देश का कुछ नक्शा कुछ और ही होता। तो कोई योग को हल्के में ना ले कि मैंने तो योग कर लिया, देखो मेरा तो बीपी ठीक नहीं हुआ, मैंने तो ये कर लिया। विचारों का योग, भगवद गीता में 18 तरह के योग आए, 18 तरह के योग, एक एक अध्याय एक योग है। तो हमारा जीवन ही योग में होगा अगर, तो बीमारी हो ही नहीं सकती। खाली हमने क्रिया कुछ कर ली, एक्सरसाइज कर ली, वार्म अप कर लिया, लेकिन हमारे मन फिर भी चाय पीने में लगा हुआ है, हमारा मन फ्रिज का पानी पीने में लगा हुआ है, हमारा मन डेड फूड खाने में लगा हुआ है। डेड फूड क्या है? जो पैकेट में बंद हो गया, वो निर्जीव भोजन है। भगवद गीता में बताया है कि जो बासी भोजन है वो तामसी भोजन है। बासी भोजन चाहे ब्रेड है, बिस्किट है, कुछ भी चीज़ जो पैकेट में बंद हो गई, वो निर्जीव भोजन है। निर्जीव भोजन जाएगा तो हमारे शरीर में जड़ता आएगी, जड़ता, हमारा जमीर मरता जाएगा हमारा जमीर। और अगर हम जागृत भोजन लेंगे, जैसे कि लंगर का खाना होता है, जैसे भंडारे का खाना होता है, खिचड़ी, दरिया, दाल, सब्जी, रोटी हमने खा ली, तो वो जागृत भोजन है। बस 48 मिनट की टाइम है, 48 मिनट की अवधि है जो जागृत भोजन की है असली। तो उसके बाद जितना भी लेट खाएंगे बनने के बाद खाना, वो हमारा कंप्रोमाइज है। कोई 2 घंटे बाद खाता है, कोई 3 घंटे बाद खाता है, वो उसका एक तरह का समझौता है, श्वास के साथ समझौता कह लो, श्वास के नियमों के साथ समझौता। तो वैसे सच्चाई है कि भी ताजा, हमारी गुड़िया पहले पढ़ती थी डीपीएस में, मेरी वाइफ को पसंद था डीपीएस में, डीपीएस में कराएंगे, तो मुझे पसंद नहीं था थोड़ा सा, मुझे ओपीएस पसंद था। ओपीएस हमारे घर के सामने है, तो डीपीएस में, लेकिन मेरा ये दिल नहीं करता था कि मैं गुड़िया को सुबह खाना बना के दे के भेजूँ और 11 बजे वो खाना खाए। मेरे को ये चीज़ गवारा नहीं करती थी। तो मैं गया, मैंने कहा जी हम चाहते हैं भी लंच हम भिजवा दें, हमारा स्टाफ दे जाएगा और खाना। तो बोले ना जी यहाँ पे अलग। मैं कहा ठीक है। फिर हमने वहाँ से हटाया, ओपीएस में गए। ओपीएस में हमने खाना सीधा खाना 11 साढ़े 11 बजे बनाया। सुबह वो स्प्राउट खा के जाती थी
थोड़े फल ले लिए, स्प्राउट ले लिए, और फिर 11 साढ़े 11 बजे हम खाना भी आए, ताज़ा खाना खा लेते हैं। हमने स्कूल चेंज करवा दिया, क्यों? क्योंकि हम बासी भोजन देना नहीं चाहते। 18 जन्मदिन हो गए मेरी गुड़िया के, 18 साल की है, तो कभी भी किसी जन्मदिन पे उसने कोई बाजार की चीज़ नहीं खाई, ब्रेड बिस्कुट या केक वेक पैटीज पेस्ट्री कभी नहीं खाती हो। 18 जन्मदिन होगा, वैसे भी नहीं कभी खाती। डेड फूड से चेतनता मर जाती है, फिर भगवत गीता कैसे याद होगी? लोग कोई कहेगी जी 1 लाख रुपए ले लो, हमारे बच्चे को भगवत गीता याद करवा दो, इसको 5 लाख रुपए ले लो, उससे नहीं होती। उसमें कह रही सात्विक बुद्धि और सात्विक भोजन देंगे तो विचार सात्विक रहेंगे, फिर ये चीज़ अपने आप ही उस पर जुबान पे आ जाती है, सरस्वती कंठ पे आती है। तो इसलिए उसको उत्साह में फायदा मिला। अब वो जज बनने के लिए भी तैयारी कर रही है और IAS की भी तैयारी कर रही है। मेरा भतीजा भी IAS है और मेरे 2 भांजे जज हैं, तो उसको उन दोनों को देख के उसका लगता है कि उसको भी मैं या तो जज बनूंगी या फिर IAS बनूंगी। तो भोजन का यह है कि भी जितना जागृत भोजन लेंगे तो अच्छा रहेगा, जागृत अवस्था में मृत भोजन सही मिले। बेकरी की कोई चीज़, दिवाली पे लोग गिफ्ट देते हैं तो ये इसकी एक्सपायरी, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने की है, ब्रेड की एक्सपायरी 3 दिन की है, या फिर मिठाई की एक्सपायरी 1 हफ्ते की है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से तो 1 घंटे से लेके बस 3 घंटे की ही एक्सपायरी है फूड की। उसके बाद का भोजन तो जड़ इकट्ठा होगा। 10 20 30 साल में उसी से डायबिटीज़ होगी, उसी से ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, उसी से जोड़ों का दर्द होगा, उसी से सांस की दिक्कत होगी। जो बासी भोजन है उसके बिना कोई बीमार हो ही नहीं सकता। जितना भी बीमारियों को टॉप 10 जो डिसीज है देश में या दुनिया में, उनका कारण ही सारा मृत भोजन है। मृत भोजन खा के हमारी चेतना मृत हो जाती है, जिससे कि दिक्कत होती है। जो एलोपैथी है, एलोपैथी पूरा ध्यान रखती है अन्नमय कोश के ऊपर। शास्त्रों में 5 कोश आए हैं, पंचकोश। एक तो हमारा अन्नमय कोश जो दिखाई दे रहा है सारा, थायराइड है हमारी, पैनक्रियाज है, किडनी लीवर है, सारे हाथ पैन हैं। फिर प्राणमय कोश, जो प्राणवायु है उसकी शुद्धि भी करनी होती है। एलोपैथी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलोपैथी कहती है भाई ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, बस शुद्धि हो गई। लेकिन प्राणमय कोश की शुद्धि का तरीका भी प्राणायाम है। प्राणायाम का तो एलोपैथी में कहीं नाम ही नहीं है। वो तो कहती है कि थायराइड है तो थायराइड को हटा दो, इसमें लाइपोमा हो गया इसे लाइपोमा को काट दो, हर्निया हो गया तो हर्निया को काट को उसे रिपेयर कर दो। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो चेपा लगाने वाला काम है। तो एलोपैथी में अधिकतर जो ट्रीटमेंट है फैटी लीवर का, PCOD का, डायबिटीज़ का, आज तक दुनिया में किसी की डायबिटीज़ इंसुलिन लगाने से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन दे दिया और ठीक होगी। कई अरब लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी दुनिया में, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति की डायबिटीज़ इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। वो मेंटेन रह सकती है, पालतू बनाई जा सकती है, ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जिसने अपने कोषों की शुद्धि कर ली, जिसने खान पान ऐसे सुधार लिया, ऐसे हजारों लोगों की डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो गई पतंजलि में जाके, जिन्होंने अपनी गलती मान ली और उसका सुधार कर लिया। तो समय रहते ही चीज़ पता लग जाए तो किसी को बीमारी होगी, ना BP की शिकायत होगी, ना डायबिटीज़ होगी। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स देखने में पॉइंट छोटे लगते हैं, लेकिन जो इसका पालन करता है वो इसका फिर वो आशिक बन जाता है कि हाँ यही चीज़ है, ये मुझे पता नहीं थी, अब पता लग गई। तो इसलिए डेड फूड से दूरी बनानी पड़ेगी। जितना जागृत भोजन ले, जीवित भोजन ले, लंगर जैसा बना रहे ऐसा भोजन ही घर में खाएं, दिन में 2 बार खा लें तो बीमारी होती नहीं। पहले वाला भोजन अच्छी तरह पच गया, कड़ाके की भूख लगी है, फिर तो भोजन पचेगा। और जहाँ वो माता जी भी कहती है घर पे खा लो 1 रोटी और खा ले 1 रोटी, खाना ले आऊँ, ऐसे नहीं। आपको भूख है नहीं है, आप देखो कितनी भूख है, तो कस के भूख लगे तब खाना, भूख तभी लगेगी जब दिन में 1 या 2 बार खाना खाएंगे। अगर 3 बार खाना खाएंगे फिर तो जबरदस्ती खाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो खाना पचता नहीं। अधपचा खाना ही बीमारियों का कारण बन जाता है। तो चौथा पॉइंट है कि जो सुबह उठ के करेंगे आप, भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म का मतलब सबसे बड़ा मुहूर्त, 48 कहते कितने मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो सबसे बड़ा मुहूर्त ये ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथिक। इधर से तो सूर्य स्वर विज्ञान होती है भारत की, उसमें तो कई तरह की विधाएं हैं, कई विज्ञान है। तो स्वर विज्ञान कहते हैं कि जो दायां स्वर चले तो हमें खाना खाना चाहिए और बायां स्वर चले तो पानी पीना चाहिए। तो इनका संतुलन, सबसे ज़्यादा संतुलन ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में होता है। वैसे तो हर 2.5 घंटे के बाद एक बार सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए जागृत होती है। बाकी सुबह की संध्या के टाइम में, दोपहर की संध्या के टाइम में 12 बजे और शाम को सूर्य छिपने के टाइम में सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत रहती है। उनमें भी सबसे जो बड़ी मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह के टाइम में सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहता है। जो हम काम करेंगे वही काम सफल होगा। तो उस समय उठने जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे मल का विसर्जन अच्छा हो जाता है। जितना जल्दी उठेंगे उतना, पानी पी लिया उठते ही तो मल का विसर्जन जल्दी होगा। जैसे ही सूरज की किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ने लगी, अगर 5-6 बजे तक भी सो रहे हैं हम, तो फिर मल सूखना शुरू हो जाता है, फिर रोग पैदा होते हैं। तो मल का संचय रोगों का कारण ऐसा भी है शास्त्र में, मलम मय बलम अस्ति, जितना ज़्यादा मल होगा तो बल ज़्यादा भी होगा, लेकिन ओज कम हो जाएगा। खली है वो काम तो उससे ज़्यादा वो कर ले अब एक बार में, लेकिन समय समय पे जो उसके जो अंदर के अंग हैं, जो ग्रंथियाँ हैं, बुद्धि है, मन है,
तो वो शायद उसे कच्चे हों तो वो काम ना कर सके जो एक सेना का जवान कर सकता है। तो हमारे जो अंदर की इच्छा शक्ति कैसी है, हमारी दृढ़ निश्चय शक्ति कैसी है, हमारा संयम कैसा है, तो वो होगा ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 काम करने से। ये तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह ही नहा लें, अर्ली मॉर्निंग में जितना नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिना नहाए कुछ काम ना करें, बिना नहाए घर से कदम बाहर ना रखें। लोग सैर करने जाते हैं आके नहाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पहले अगर नहाए के करें तो अच्छा रहेगा, नहा लें। योग भी करना है, साधना करनी है। पहले मालिश, सबसे पहले मालिश हो जाए, उठ के पानी पिया और मालिश कर ली 40-45 मिनट तक। मालिश बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मालिश बुढ़ापे का तो सहारा है ही है, बचपन से अगर मालिश हो जाए तो। लेकिन मालिश के भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। जैसे मेरी शादी हुई तो एक तो हमने लगाया कि किस तिथि में क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन मालिश की भी तिथियाँ हैं। मालिश जैसे तिल से करनी है, हमें सरसों से करनी है या फिर नारियल से करनी है, तो इनका भी ग्रह नक्षत्र और राशि का इफेक्ट होता है। तो उसमें है कि भाई संडे को नहीं करनी मालिश, जो रविवार है। इसी तरह से मंगलवार को नहीं करनी, बृहस्पतिवार को नहीं करनी, शुक्रवार को नहीं करनी। तो 3 ही दिन बचते हैं, सोमवार, बुधवार, शनिवार। और तिथियां भी हैं कि एकम को नहीं करनी, छठ को नहीं करनी, अष्टमी को नहीं करनी, एकादशी को नहीं करनी, पूर्णिमा अमावस्या को नहीं करनी, तो उसके भी दिन है। तो उसके अलावा बस 2 ही दिन बचते हैं हफ्ते में कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो मालिश जरूर कर लें। वो दिन निकलना है, हम कैलेंडर बना लेते हैं घर में, मालिश का कैलेंडर कि भाई ये इस हफ्ते में ये 2 दिन बचते हैं हमारे पास, इनमें मालिश करनी है। तो ये भी हमने शादी होते लगा दिया था। 25-30 साल हो गए तो हम लोग मालिश रेगुलरली करते रहते हैं। तो मालिश से बड़ा ही ज़्यादा शरीर पुष्ट होता है। तो सुबह उठ के तो मालिश हो जाए, फिर हम नहा लें 2-3 बाल्टी पानी से। मैं तो बाहर बालकनी में नहाता हूँ, काफ़ी साल हो गए। सर्दियों में अंदर नहा लेता हूँ, वैसे बालकनी में नहाता हूँ। थोड़ा हवा का स्पर्श हो मालिश नहाने के साथ में। तो जैसे ऋषि मुनि सरोवर में नहाते थे या मतलब जो भी आसपास कोई नहर नदी है तो उसमें नहाते, तो उससे बड़ा अच्छा। जितने भी जो चारों वेद लिखे गए हैं, चारों वेद ये नदी के तट पर ही लिखे गए हैं। नदी के तट पे बैठ के जो चेतना जागृत होती है उसमें सकारात्मकता होती है और क्या कहते हैं उसे कंस्ट्रक्टिविटी होती है ना, सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता का वो होता है, ब्रह्म मुहूर्त हो और किसी नदी का सरोवर का किनारा हो, मंदिर हो, तो उसमें सृजनात्मक रहेगा हमारा। कुछ ना कुछ निर्माण का हम कार्य करेंगे, नहीं तो विनाश का काम। रात का टाइम हो, अंधेरे का टाइम हो, उल्टी जगह बैठे हो तो उसमें विनाश की बातें बुद्धि में आएंगी। तो इसलिए मैं बाहर बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बड़ी सारी वीडियो मेरी वायरल हुई हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है? किसी ने देखे? नहीं, यूट्यूब पे है। मेरे को ना 10 करोड़ लोग देखते हैं पूरे दुनिया में। 10 करोड़, 140 देशों में 10 करोड़ लोग देखते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। क्योंकि जो अक्सर वीडियो बनाते हैं लोग तो इंटरनेट से कुछ हटाया और डाल दिया, किसी की वीडियो चुराई और वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उनसे लोग उठ जाते हैं। तो मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब पहली वीडियो डाली थी, दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम। तो मैंने डाली वीडियो, तो लॉकडाउन के टाइम में डाली, तो 2500 लोगों ने देखी। मैंने कहा बड़े लोगों ने, मेरे क्या पूरे करनाले देखी 2500 लोगों ने, बड़ा कुछ हुआ। तो फिर एक 6 महीने में भूल गया उसको डाल के। 6 महीने बाद एक MR आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो बनाई थी, मच्छरदानी की वीडियो थी, बड़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं क्या मैं दोबारा बना दूँगा। मैंने जब दोबारा बनाई तो 54 लाख लोगों ने देखी। जैसे ही डाली दोबारा तब तो चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लग गया था। अब मेरी एक वीडियो 8-8 करोड़ लोग देखते हैं, 80 मिलियन लोग, 8 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ ऐसे लोग देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने जब बनाई कि आपका सात्विक खाना ही आपको बीमारी से बचा सकता है, ये सात्विक खाने की थाली आपको 125 वर्ष तक बीमारी से बचाएगी, और ये राशि और तामसी खाना आपकी बीमारी का कारण है। मैंने सारे खाने इस पर टेबल पे लगा लिए। मैंने छोले राजमा भी रखे, उसमें पिज़्ज़ा बर्गर भी रखे सारी चीज़ रखे। मैं कहता देखो इससे जोड़ों का दर्द होगा, इससे डायबिटीज होगी, इससे आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। मैंने एक ही चीज़, मैंने कहा इससे गालब्लैडर का स्टोन होगा, इससे किडनी का स्टोन होगा। सारे खाने मैंने रखे दिखाए। तो बिल्कुल 4-4.5 मिनट की वीडियो वो 80 लाख लोगों ने देखी, तो बड़ा अच्छा लगा। 800 लाख लोगों ने, 800 लाख लोगों ने जब एक वीडियो देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। मैं जब भी समय मिलता है खाने की भी, सावन के महीने में क्या खाएं, कार्तिक का स्नान कैसे करें, तो ऐसे कार्तिक स्नान की वीडियो डाली थी। मैं 6 साल लगातार मैं कुरुक्षेत्र डेली गया कार्तिक स्नान में, 1.25 महीना। तो 100 महीने डेली 4 बजे गए यहाँ से और 5:30 में नहा के आगे, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई कार्तिक का स्नान सरोवर में स्नान करें तो अच्छा है। अदरवाइज घर पे भी बालकनी में स्नान। तो सुबह का मालिश हो जाए पहले, फिर स्नान हो जाए, फिर योग जरूर हो जाए, है ना, स्वाध्याय हो जाए, योग हो जाए और एक सैर, सुबह के टाइम में सैर। ये 4 काम सुबह हो जाए तो फिर हमारा सारा सिस्टम, किडनी की भी शुद्धि हो जाती है, थायराइड की भी शुद्धि हो जाती है, हार्ट की भी शुद्धि हो जाती है, लंग्स की भी शुद्धि। फिर कहीं भी मल का संचय, मल के विसर्जन का समय ही सुबह के समय है। अगर हम संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो संस्कृत के उच्चारण से ही बड़ी शुद्धि होती है। उसका स्पंदन पापा 4.5 घंटे सुबह करते हैं उच्चारण संस्कृत का, 4.5 घंटे शाम को, 4.5 घंटे सुबह, 4.5 घंटे शाम को। पिछले काफ़ी दशकों से ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए 92 साल की उम्र में से बेटा बड़ा अच्छा रहता है उनका। तो इसलिए स्वाध्याय भी सुबह हो जाए। जो काम ये होगा तब जब सुबह समय काफ़ी होगा। सुबह जल्दी उठेंगे तो ये काम हो पाता है। सूरज निकलने के बाद फिर ज़्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। सूरज निकलने के बाद तो बस एक घंटा ही होता है, नहीं तो जितना सूरज निकलने से पहले की कमाई है वो बड़े काम आती है। तो 3 काम सुबह के बड़ा अच्छा रहेगा। तेलाभ्यंग का बड़ा फायदा होता है। तो मालिश करते हैं
मान लीजिए मांसपेशियां हमारी सुदृढ़ हो जाती है, फैट का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैट रहेगी नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं सकता कभी। खाई पी चिकनाहट तो शायद काम में ना पाए, शरीर शायद उसको यूज ना कर पाए। खाई पी चिकनाहट से तो फैटी लीवर हो सकता है। बड़े बच्चों को आजकल 10 करोड़ लोगों को फैटी लीवर है, देश में 10 करोड़ लोगों को फैटी लीवर है, 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 10 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, 10 करोड़ लोगों को पीसीओडी है। बच्चियों को जो 20-22-23 साल की बच्चियां हैं उनको पीसीओडी की शिकायत भी, जो सिस्ट हो गई, ओवरी में सिस्ट हो गई, बच्चेदानी में सिस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि दिन भर घर में बैठे रहना, बाहर का जाना नहीं, इंटरनेट से पढ़ाई हुई सारी उसमें, और बाहर का टाइम नहीं मिलता, तो सारा सिस्टम में तो जंग लग जाता है। मतलब चर्बी की परत चढ़ गई, उसमें सिस्ट बन गई, उसके लीवर के ऊपर परत चढ़ गई। खाया पिया और अपना एसी चलाया, एसी बड़ी बीमारी की जड़ है। मैंने तो कभी, मैं एसी कभी यूज़ नहीं करता, ना दिन में रात में, लगा रखा है उसमें, शर्म के मारे लगाना पड़ता है। कोई कहेगा डॉक्टर कंजूस है क्या, इनके पास क्या चक्कर है, क्यों नहीं लगा रखा, लेकिन कभी नहीं चलाया हमने, कभी नहीं चलाएंगे, ना दिन में ना रात में मैंने कभी एसी नहीं यूज़ किया। वो तो अच्छा लगता है भी, शरीर हमारा फिट रहे, अगर प्राकृतिक तरीके से फिट रहे तो पसीना तो निकलना ही चाहिए। आजकल लोगों का पसीना निकलता ही नहीं, घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, तो बड़ी दिक्कत होती है। उसे पसीना निकला, पसीना निकलेगा तो मल निकलेगा, नहीं तो फिर यूरिक एसिड, यूरिया जो भी है, कोलेस्ट्रॉल सारा इकट्ठे रहेगा अंदर शरीर में, बोझा होने वाली बात होती है। मेरा तो पिछले 40 साल से 47 kg वेट है, 40 साल हो गए, 47 किलो वेट है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। मरते से 30-35 किलो हो जाएगा, अभी 47 किलो है, इतने से काम चल जाता है आराम से, इतने वजन से काम चल जाता है। मेरा बेटा भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, 28 साल का हो गया, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उसका भी मेरे जैसा विचार भी उसे यही है भी आयुर्वेद। मेरा जो प्रैक्टिस है पिछले 25 सालों से, तो 10 लाख मरीज देख लिए मैंने, तो उसमें प्रैक्टिस में इंटीग्रेटेड अप्रोच है भाई, एलोपैथी का भी, आयुर्वेद का भी, नेचुरोपैथी का भी, सबका ध्यान रखते हुए हम ट्रीटमेंट करेंगे तब कामयाबी मिलेगी बच्चे को, जो पेशेंट है। तो उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच से बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बेटे का है कि वो भी सारी पैथी का ध्यान में रखते हुए करता तो अच्छा रहता है। तो ये 3 काम हो गए सुबह के टाइम के। 5वां पॉइंट है कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तब हमें बीमारियों से बचाव होगा। मतलब 8 घंटे ही खाना खाएं, 24 घंटे में से 16 घंटे खाना ना खाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ऋषि मुनि ने तो पहले से बताया कि बार बार मुंह झूठा ना करें, सीमित मात्रा में खाना खाएं, कम खाएं, गम खाएं, हमारा तो है ही कल्चर है हमारी, लेकिन लोग भूल गए थे। तो इसलिए अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च कर, अरबों रुपए खर्च करके अब ये निकाला कि भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेंगे, हम बीमारी से बचे रहेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस केवल 8 घंटे खाना खाना है, सुबह 9-10 बजे से पहले खाना ना खाएं और शाम को सूर्य से के बाद खाना ना खाएं, बड़ी सारी बीमारियों से बचाव हो जाएगा, तो बीमारी है तो रिवर्स हो जाएगी। बाकी योग की जब मैं बात बता रहा था, योग के लिए उचित समय देना चाहिए, समय काफ़ी दें योग के लिए, जितना समय देंगे उतना अच्छा है। और फिर दिन भर भी याद रखें कि भाई हमने जो योग किया है, योग का हमें पूरा फायदा मिले, तो उसके लिए जितना खान पान का भी ध्यान रखें कि भाई हमारा क्या खाना है। सात्विक भोजन लिया हमने तो अगर हमने राशि भोजन लिया, राशि भोजन के बारे में बता देता हूँ कि जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, जो एडवोकेट हैं, जो IT पर्सनल हैं, जो प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, तो जिनका काम बैठक का ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो वो राशि भोजन उनको पचेगा नहीं। उनको राशि भोजन लेंगे तो आज नहीं तो कल BP, शुगर, मोटापा, फैटी लीवर की दिक्कत होगी, लाइफस्टाइल डिजीज होंगी। उसमें आता है राशि भोजन में एक तो बासी भोजन, ये राशि भोजन आता है। एक जैसे राजमा हो गए, ज़्यादा पनीर, मटर, राजमा, उड़द, ये राशि भोजन है जो गरिष्ठ आहार है, जिसको पचाने के लिए या तो सुबह वॉकिंग करें अच्छी सी, या रनिंग करें, या कसी चलाएं, या पूरी मेहनत का काम करें, तो तब तो ये पचेगा। अगर नहीं हमने मेहनत करी तब वजन बढ़ता जाएगा, या फिर शरीर में जड़ता आती रहेगी, आलस आता रहेगा, फिर सुबह 5 बजे से पहले उठा नहीं आता, ये दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या समय हो गया मेरा? नहीं बोलो। तो सात्विक, राशि, तामसी में से राशि भोजन में ये हो गया बासी भोजन, या फिर गरिष्ठ भोजन, या फिर तला हुआ भोजन। आजकल जो बच्चे खा लेते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, पराठे, चाउमीन, समोसे, ये भी राशि भोजन है, तो इसे भी बचना चाहिए। फिर तामसी भोजन से तो जितना दूरी बनाए तो अच्छी बात है। नॉनवेज हो गया, ज़्यादा प्याज लहसुन हो गए, या फिर इसी तरह से जो तामसी भोजन है, तामसी भोजन से भी बचें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सात्विक भोजन लें और इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, फिर बीमारियाँ होती नहीं। उसके अलावा फिर जो दिन भर के हमारे कर्तव्य हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जैसे शंख बजाते हैं, तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने शंख के ऊपर रिसर्च करी, शंख 11,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करी, जिन्होंने 3-3 बार शंख बजाया, सुबह से लेके सुबह और शाम 3-3 बार। शंख बजाने से शंख की जो ध्वनि होती है वो बंद बिल्डिंग में से ही बाहर चली आती है। उसकी ऐसी ध्वनि है जो 1-1.5 किलोमीटर तक जा सकती है। तो बंद दीवारों में से भी जिसमें बाहर जाने की शक्ति है, वो ब्लॉकेज को खोलती है, हमारी ब्लॉकेज को। ब्लॉकेज होगी नहीं, शादी होते ही शंख बजाना शुरू कर दें तो ब्लॉकेज हो ही नहीं सकती, हार्ट की ब्लॉकेज।
और फिर भी अगर बाद में भी कोई करे तो उसे भी फर्क पड़ेगा। तो 3-3 बार शंख पूरी शक्ति से बजाएं, बड़ा अच्छा रहेगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हार्ड लंग मशीन जो है हमारी, हार्ड लंग मशीन ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर हम सुबह शाम शंख बजाएंगे तो ये हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। इसी तरह से जो ध्वजा लगाते हैं हम, ध्वजा लगाई, चाहे अपने घर पे लगाएं, चाहे अपने शॉप पे लगाएं, जो भी किसी का ऑफिस है शॉप है, या फिर अपनी गाड़ी में लगाएं या अपने ऑफिस में लगाएं, हर जगह ध्वजा लगाने का हमें लाभ मिलेगा। ऐसे रिसर्च करी कि रिसर्च ऐसी हुई कि जब ध्वजा लहराती है ऐसे, तो लहराती हुई ध्वजा को देखने से पुरुषार्थ करने का मिलता है, प्रेरणा मिलती है, पुरुषार्थ करने की भावना जागृत होती है। सेना के जो जवान हैं वो अपनी ध्वजा के ऊपर बलिदान हो जाते हैं कि हम ध्वजा को झुकने नहीं देंगे। हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, वो ध्वजा का उसको लाभ मिलेगा मिलेगा। है तो ये सनातन संस्कृति की उत्पत्ति है, उनका एक वो है प्रतीक है, लेकिन सब लोग ही लगाने लगे हैं, चलो जो लगाएगा इसको फायदा मिलेगा। तो ध्वजा का बड़ा फायदा मिलता है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन जो बच्चे पैदा करने थे कर दिए, उसके बाद बच्चे पैदा करने के बाद तो जितना ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। ब्रह्मचर्य से जो हमारे जो जो ओज की शक्ति रहेगी, फिर हमें अलग से स्टेरॉइड नहीं लेने पड़ते। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, भी ये ऐसे मरीज ठीक नहीं हो रहा, चलो स्टेरॉइड दे दो। स्टेरॉइड का मतलब भाई नकली हमने धातुएं दी उसको, नकली धातुएं। अगर हमारे शरीर की धातुएं अगर है सुरक्षित हैं तो हमें नकली धातु को लेनी पड़ेगी, क्यों हमें स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे? तो हमारे शरीर के स्टेरॉइड ही हमारा ब्रह्मचर्य है, उसकी सुरक्षा करने से बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं, फिर नहीं बीमारी होती है सारी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। लंगोट उसके लिए बड़ा जरूरी है। मैं तो शादी के बाद से लंगोट लगातार यूज़ करता हूँ, पापा शुरू से लंगोट यूज़ करते थे, तो उससे बड़ा अच्छा ब्रह्मचर्य के खंडन से हमें वो मिलती है, बचाव होता है। तो उसका है। बाकी आटा चक्की का जरूर जितना हो सके अगर कोई लोग रख सकते हैं तो बड़ी। मेरी तो वाइफ भी 5 बहनें हैं और मेरी खुद भी 5 बहनें हैं, तो ये लोग तो शुरू से ही शादी के बाद ही ले आए। तो 20-22 साल हो गए मतलब हम लोग लाए थे आटा चक्की, तो इतना अच्छा रहता है, उससे शरीर निरोग रहता है। शरीर को निरोगी रखने के लिए कपड़े, मेरे सारे कपड़े सूती हैं, मैं हमेशा सूती कपड़े पहनता हूँ। तो सूती कपड़े से बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सांस का आदान प्रदान रहे, चेतना जागृत रहती है, तो जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन। नहीं तो चमड़ी की बीमारियाँ, बड़ा लोग कहते हैं जी पसीने में स्मेल आती है, मेरे यहाँ पे खुजली होती है, यहाँ पे खुजली होती है, क्योंकि सिंथेटिक जो कपड़ों से डेड मतलब सारी एयर बॉडी में रहती है, क्रॉस वेंटिलेशन हो नहीं पाता, उससे दिक्कत रहती है। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, लेकिन इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बड़ा होता है। 10-20-30 सालों में गलती, कोई शराब पीता है तो शराबी पिएगा तो शराब 10-20 साल में उसका बिल्कुल भट्टा पिटाएगी। कोई कहे जी 3 दिन हो गए मुझे शराब पीते, मुझे तो नुकसान नहीं, वैसे में शराब अच्छी चीज़ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब गलत काम करेंगे तो गलत काम का भी, जैसे पुण्य भी इकट्ठे होते रहते हैं, तो ऐसे पाप भी इकट्ठे हो रहते हैं, तो फिर उसका फिर इकट्ठा ही होते हैं। तो आज से त्रेता युग की बात है, बड़े सारे ऋषि मुनि बीमार होने लगे। तो जब ऋषि मुनि बीमार होने लगे तो उन्होंने भगवान से वो की तपस्या की। 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में, सीतापुर जिले में, वहाँ पे यूपी में, तो कि जी हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हम तो ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि का मतलब डॉक्टर्स। आज भी डॉक्टर, आजकल भी डॉक्टर्स को बीपी भी है, डॉक्टर्स को शुगर की बीमारी भी है, मोटापा भी है, कब्ज भी है, बड़े सारे डॉक्टर बीमार हैं। तो भगवान ने उनको बताया कि देखो आप लोग दूषित अन्न का उपयोग करने लगे हो, दूषित अन्न का उपयोग करते हो, इसलिए दूषित अन्न का उपयोग करने से ही आपके अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं और वो टॉक्सिन्स आपकी बीमारी का कारण है। तो मैं आपको आयुर्वेद का वो देता हूँ, एक समझो दृष्टि देता हूँ, उसके हिसाब से आप अपना खान पान शुद्ध करो। खान पान शुद्ध हो गया तो बस आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, फिर नहीं बीमारी होती। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त सपना बोध से योग भक्ति दुखा, फिर बीमारी हो नहीं सकती। तो सबसे बड़ी चीज़ आहार, फिर हमारा विहार, समय से सोना, समय से उठना, और अपना दिन भर का जो काम करें तो उसका कुछ हमें ध्यान देगी हम क्या करें। जितना स्वाध्याय हो जाए, गीता का, रामायण का एक एक श्लोक भी, एक का श्लोक का या आधा श्लोक के डेली थोड़ा सा हम सुबह के टाइम कर लें, फिर बीमारी नहीं होती, फिर हम निरोगी रहते हैं। जरा जरा सी बात का ध्यान रखने से भाई हमारे दिन का एक भी समय, एक क्षण भी हमारा वेस्ट ना जाए, किसी ना किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगे, दान में लगे, पुण्य में लगे, सेवा में लगे। जरा सा भी समय मिले तो गौशाला में समय लगा के आ जाए, गौशाला में समय लगाएं तो गाय पार उतारेगी। मैंने तो गाय पे वीडियो बनाई, मैंने तो पंचगव्य लेके देखी, गाय का दूध, गाय का घी, ये तो अमृत के समान है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लगती हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। जितना भी हम दान में और सेवा में समय लगाएंगे, तो चाहे इनकम टैक्स, सेल टैक्स थोड़ा सा कम दिया जाए, लेकिन वो भी देना चाहिए हमें समय समय पे, जो टैक्स है वो भी दें। राजदंड है, राजदंड, धर्मदंड, चोरदंड, ये तो लिखे हुए हैं। तो धर्मदंड भी थोड़ा सा, धर्म के मामले में भी दान दिया जाए, तो दान देने से कभी भी धन कम नहीं होता, मतलब बढ़ता ही है। अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, हमारी संग्रह की ज़्यादा वो ना हो, प्रवृत्ति ना हो, तो इस देने की प्रवृत्ति होगी, तो उससे बड़ा सारा हमारे समझ लो एक तरह से पाप करते रहते हैं, या जो भी हमसे गलतियां हो उनकी वो शुद्धि हो जाती है, हमारे अर्थ की शुद्धि होती है। अगर हम दान देंगे तो उससे हमारा जो
बाकी अर्थ है वो हमारे लिए पुण्य का काम करेगा और हमें बड़ी सारी गलत पटरी पे चलने से बचाएगा। तो इसलिए समय समय पे दान का और सेवा की भावना भी रखें तो बड़ा अच्छा रहता है। बाकी मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, किसी बीमारी से रिलेटेड या खान पान से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो आप डिस्कस करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे मेरी वीडियो कई हज़ार वीडियो हैं हर सब्जी के बारे में। दुनिया की सबसे अच्छी दाल मैंने वीडियो बनाई तो कई करोड़ लोगों ने देखी कि दुनिया की सबसे अच्छी दाल कौन सी है, क्यों नहीं लोग खाते, दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी, दुनिया का सबसे अच्छा फल। मेरी बड़ी सारी वीडियो है हर सब्जी के, हर दाल के, हर फल के और हर बीमारी के बारे में। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी मेरी वीडियो ना हो, तो हर बीमारी की वीडियो है। तो वैसे उसमें मैंने डिटेल में तो बताया है ही है, फिर भी कोई योग के बारे में, खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में किसी को भी कोई संशय है तो अगर डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन?